सुबह नाश्ते के वक्त उसे कबीर दादा का गुज़श्ता कल वाला वादा नहीं भूला था। कबीर दादा ने नाश्ते का पहला निवाला अपने हाथ से करवाने का वादा किया था और फिर एक निवाले का वादा करने वाले ने बज़ाहिर नाक भूं चढ़ाते हुए तनावुश को पूरा नाश्ता अपने हाथ से करवा दिया। उसके रुखसत होते वक्त तनावुश ने हस्बे आदत मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा कर उस पर फूंका। उसके साथ ही उसकी टाई की गिराह दुरुस्त करते हुए वो धीरे से बोली, किस वक्त लौटेंगे? कबीर दादा ने अपने दिल में झांका, जो कह रहा था कि कहीं जाने की जरूरत ही क्या है, लेकिन उसके लबों से बिल्कुल मुतजाद बात निकली। बोला, आज शायद कुछ देर हो जाए, काफी काम निपटाने हैं। वो बोली, 5-6 बजे तक आ जाएंगे ना? कबीर बोला, शायद उससे भी लेट हो जाऊं। वो बोली, अगर इजाजत दें तो मैं अम्मी जान से मिल आऊं, आपकी आमद से पहले लौट आऊंगी। कबीर ने एक लम्हा सोचते हुए इस बात में सर हिलाया, ठीक है चली जाओ। वो बोली, आप किस वक्त लौटेंगे ताकि मैं उसके मुताबिक वहाँ वक्त गुजार सकूं? वो बोला, क्यों, मेरी आमद के वक्त तुम्हारा घर में होना जरूरी है? उसने नागवारी जाहिर की। तनावुश बोली, हाँ, थका हुआ शौहर घर आए तो बीवी को इस्तकबाल और उसकी खिदमत के लिए घर में मौजूद होना चाहिए। बेसाख्ता कबीर दादा के लबों से फिसला, क्या सारी बीवियां ऐसी ही होती हैं? तनावुश ने नफी में सर हिलाया, बोली, पता नहीं, मगर मोहब्बत करने वाली ऐसी ही होती हैं। कबीर दादा और कुछ न कह पाया। अब जाऊं? वो उदासी भरे लहजे में बोली, इस बात का जवाब मैं कभी इस बात में नहीं दे सकती। बेवकूफ। सर छिटकते हुए वो दरवाजे की तरफ मुड़ा, मगर दरवाजे के करीब रुकते हुए पीछे मुड़ा जैसे कोई बात याद आ गई हो। किसी वक्त अजीम को साथ ले जाकर अपने लिए शॉपिंग कर लेना, कोई ढंग का मोबाइल फोन भी खरीद लेना। कल कुछ लड़कियां तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही थीं, मुझ तक भी तुम्हारे लिबास और फोन वगैरह की बात पहुंचाई गई। वो शोखी से बोली, जिस दिन आप साथ ले जाकर शॉपिंग करवाएंगे चली जाऊंगी। कबीर ने मुंह बनाते हुए कहा, साफ कहो शॉपिंग नहीं करना चाहती। मैंने कभी अपने लिए शॉपिंग नहीं की। वो बोली, तो मैंने कब कहा कि शॉपिंग पर जाने के लिए मरी जा रही हूँ? वो बोला, तो ना जाओ। कंधे उचकाते हुए वो बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठते हुए उसने पुख्ता इरादा किया था कि ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ नहीं देखेगा, मगर दाखिली दरवाजे के करीब पहुंचते हुए बेख्तियार उसकी गर्दन पीछे घूम गई। वो दरवाजे की चौखट से टेक लगाए उसकी तरफ मुतवज्जे थी और फिर गाड़ी के बाहर निकलने तक वो उसी की तरफ मुतवज्जे रहा। वो अपने अफाल और इरादों पर इख्तियार खोता जा रहा था। तनावुश के खिलाफ उसकी कोई मंसूबाबंदी कामयाब नहीं हो पा रही थी। कुछ जो करता हूँ मगर और ही कुछ होता है, क्या ये सच है कि मोहब्बत में यही होता है? कबीर दादा के जाते ही वो राहत खाला को आवाजें देने लगी। जी बेटी। वो घर की सफाई को जुड़ी थी, एक कोने से नमूदार होते हुए मुस्तफसिर हुई। तनावुश बोली, खाला ड्राइवर को कहें गाड़ी तो लगा दे, घर तक जाना है। ठीक है बेटी, खुशदिली से कहते हुए वो बाहर की तरफ बढ़ी। थोड़ी देर के बाद वो घर के सामने उतरते हुए ड्राइवर को वापसी का वक्त बता रही थी। ठीक है बेगम साहिबा कहते हुए अधेड़ उमर इलाही बख्श ने कार वापस मोड़ ली। माँ उसे घर के सहन में झाड़ू देते नजर आई। अरे मेरी शहजादी आई है। वो झाड़ू फेंक कर उसकी तरफ लपकी। तनावुश उसकी शफकत भरी आगोश में समाते हुए आसूदगी से बोली, कैसी हैं अम्मी जान? वो बोली, मेरी शहजादी कैसी है? माथा चूमते हुए वो उसे साथ लिए कमरे की तरफ बढ़ी। वो चहकी, आपको कैसी लग रही हूँ? बुशरा के दिल से दुआ निकली, अल्लाह करे मेरी शहजादी सदा यूं ही खुश रहे। वो आमीन करते हुए हया आलूद लहजे में बोली, अम्मी जान वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगे हैं। बुशरा शरारती लहजे में बोली, मतलब तुम्हारा रिश्ता ढूंढना बंद करना पड़ेगा। वो चिढ़ते हुए बोली, माँ जी कोई शादीशुदा बेटियों का भी रिश्ता ढूंढा करता है। माँ बोली, मतलब डटी हुई हो? वो अज़्म से बोली, हमेशा डटी रहूंगी। अभी तक भी वो अनजान है कि मैं उन्हें कितनी प्यारी हूँ। थोड़ा वक्त और बीतने दें फिर देखना। माँ ने कहा, पगली, शुरू में हर लड़की मर्द को अनोखी लगती है, मगर चंद दिनों के ताल्लुक के बाद वो किसी नई खोज में आगे बढ़ जाता है। तनावुश बोली, ये कुलिया किसी खास मर्द पर तो लागू हो सकता है, तमाम को आप एक ही छड़ी से तो ना हाँके माँ जी। अब्बू जान भी तो एक मर्द ही थे। वो बेटी की तस्वीर करते हुए बोली, हमने पसंद की शादी की थी। तनावुश झट से बोली, मुझे भी वो पसंद है। बुशरा ने मुंह बनाया, बोली, बात तुम्हारी नहीं उसकी है। वो यकीन भरे लहजे में बोली, उन्हें भी आहिस्ता आहिस्ता पसंद आ ही जाऊंगी। माँ ने कहा, देख लो कहीं उससे पहले तुम ही घर न लौट आओ। तनावुश ने मुंह बसोरा, बोली, माँ जी मैं खफा हो जाऊंगी। बुशरा ने हंसते हुए कहा, अरे मजाक कर रही थी मेरी शहजादी, और उसे अपने साथ लिपटा लिया। तनावुश बोली, आज वो कह रहे थे कि मैं उनके सेक्रेटरी को साथ ले जाकर अपने लिए शॉपिंग कर लूं, मगर मैंने भी कह दिया कि वो खुद साथ जाएंगी तो जाऊंगी वरना नहीं। बुशरा ने मुंह बनाया, बोली, भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत, एक शॉपिंग के लिए साथ नहीं ले जा सकता और खाक ख्याल रखेगा। तनावुश बोली, मैं आपसे बात नहीं करती माँ जी, और रूठने के अंदाज में माँ से दूर हो गई। और बुशरा हंसते हुए बेटी को मनाने लगी। क्या करती कि तनावुश उसकी बेटी के अलावा करीबी सहेली, राजदार, गमगुसार और सब कुछ थी।
घर से निकलते ही कबीर दादा ने सबसे पहले साहिल समंदर वाले अड्डे का रुख किया। वहां से फारिग होकर वो दूसरे जरूरी काम निपटाने लगा। आज यूं भी उसे मालूम था कि तनावुश अपने घर गई हुई है। अब उसका दिल घर लौटने को नहीं कर रहा था। तनावुश के सामने एतराफ न करने के बावजूद उसकी दिली तमन्ना यही थी कि वो उस वक्त घर लौटे जब वो मौजूद हो। कार की आवाज सुनते ही वो भागकर बाहर निकले और ड्राइंग रूम के दरवाजे की चौखट से लगकर बेताबी से उसके करीब आने का इंतजार करे और करीब पहुंचते ही शिकवा कुना हो कि इतनी देर क्यों लगा थी। जब वो सोफे पर बैठ जाए तो कालीन पर बैठकर उसके घुटनों पर ठोड़ी टिकाकर उसकी आंखों में झांकती रहे। अचानक उसे ख्याल आया कि वो क्या उल्टा सीधा सोचे जा रहा है। फौरन ही सर छटक कर उसने उन सोचों को दूर करने की कोशिश की, मगर वो एक नाकाम कोशिश थी। उसके बिल्कुल अकब में आने वाली जीप में इम्तियाज अपने साथियों को मुखातिब था। लगता यही है कि आज मकनातीस घर में मौजूद नहीं है, वरना अब तक उसने लोहे को अपनी कशिश से घसीट लिया होता। बख्श ने ना समझने के अंदाज में कहा, क्या ऑल फॉल बक रहे हो? वो बोला, यही कि आज नमाजन घर में नहीं है, वरना बेनमाजी कब का घर पहुंच चुका होता। बख्श ने कहा, सवाल ये है कि तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? इम्तियाज हंसा, बोला, जवाब ये है कि घड़ी पर निगाह दौड़ाओ, सुइयां 3 का हिंसा अबूर कर चुकी हैं और कबीर दादा के काम ही खत्म होने में नहीं आ रहे। ड्राइवर ने लुकमा दिया, ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हुआ, कबीर दादा की रोजमर्रा यही है। इम्तियाज इत्मीनान भरे अंदाज में बोला, है नहीं थी, अब दादा ने शादी कर ली है। बख्श ने नफी में सर हिलाया, मैं नहीं मानता। इम्तियाज ने उसे ललकारा, शर्त लगा लो। बख्श ने उसकी दावत कबूल करने में देर न लगाई। शाम के खाने में 2 किलो मटन कढ़ाई। इम्तियाज भी पीछे हटने पर तैयार नहीं था, बोला, ठीक है। बख्श ने कहा, अब पता कैसे करें? इम्तियाज मोबाइल फोन निकाल कर किसी का नंबर ढूंढने लगा। बोला, अभी हो जाता है। मिनट भर के बाद ही मतलूबा नंबर ढूंढ कर वो राब्ता कर रहा था। इलाही बख्श मियाँ, क्या हाल है? ये कहते ही उसने मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन कर दिया। ड्राइवर इलाही बख्श की आवाज वो खूब पहचानते थे। ठीक ठाक हूँ इम्तियाज भाई। इम्तियाज ने तमहीद को तूल दी, क्या हो रहा है? इलाही बख्श बोला, कुछ नहीं, लेटा हूँ अपनी चारपाई पर। उसने मोहतात लहजे में पूछा, बेगम साहिबा ने कहीं जाना था क्या? अभी तक घर में है? इलाही बख्श जल्दी से बोला, नहीं, वो तो आप लोगों के निकलते ही मैके चली गई थी, उन्हें 5 बजे वापस लेने जाना है। इम्तियाज के होंठों पर भरपूर हंसी नमूदार हुई, मगर बजाहिर वो मायूसी भरे लहजे में बोला, अच्छा फिर तो हमारा काम नहीं हो सकता। इलाही बख्श ने पूछा, ऐसा भी क्या काम आन पड़ा है इम्तियाज बाऊ? इम्तियाज फौरन बोला, रात के खाने के लिए शालीमार होटल से 2 किलो मटन कढ़ाई बनवा कर लाना थी। इलाही बख्श उसे इत्मीनान दिलाता हुआ बोला, कोई मसला ही नहीं है, बेगम साहिबा को घर छोड़कर ले आऊंगा। इम्तियाज ने अलविदाई कलिमात कहते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। बहुत शुक्रिया इलाही बख्श। उसके साथ ही उसके मुंह से बुलंदो बांग कहा बरामद हुआ। बख्श खफीफ होता हुआ बोला, तुम्हें पहले से मालूम होगा बेगैरत आदमी। इम्तियाज ने सफाई पेश की, बोला, सुबह से तुम्हारे साथ ही हूँ। बख्श ने दांत पीसे, चलो खा लो कढ़ाई, मगर कभी तो फंसोगे पुत्र। इम्तियाज ने दोबारा कहा बुलंद करते हुए फिर मोबाइल फोन निकाला और अकबी जीप में आने वाले बाकिर और रुखसार को रात के खाने की दावत देने लगा। उसके साथ वो बख्श के हारने की बात भी मिर्च मसाला लगाकर बयान कर रहा था। दादा आपसे बात करना है। कॉल वसूल करने का बटन दबाते ही कबीर दादा के कानों में पाशा की लजाजत भरी आवाज पड़ी। कबीर दादा ने पूछा, कहाँ पर हूँ? पाशा बोला, अपने जुआ खाने वाले दफ्तर में बैठा हूँ। कबीर बोला, आधे घंटे तक आ रहा हूँ। ये कहते हुए वो ड्राइवर को पाशा के होटल की तरफ जाने का कहने लगा। ठीक आधे घंटे के बाद वो पाशा के दफ्तर में दाखिल हो रहे थे। उसे देखते ही पाशा ने खड़े होकर इस्तकबाल किया और अपनी कुर्सी छोड़ दी। कबीर दादा की मौजूदगी में वो कभी भी उस कुर्सी पर नहीं बैठता था। कबीर दादा घूमने वाली कुर्सी पर बैठते ही मुस्तफसिर हुआ, जी फरमाएं। वहाँ वो दोनों अकेले ही थे। कबीर दादा के मुहाफिज और अजीम वगैरह बाहर ही रुक गए थे। पाशा बोला, खाने पीने को क्या मंगवाऊं? वो खासा संजीदा नजर आ रहा था। कबीर बोला, कॉफी का बता दो और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये कहते हुए उसने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। इंटरकॉम उठाकर पाशा ने 2 प्याली कॉफी के बताए और कबीर दादा की तरफ मुतवज्जे होता हुआ बोला, मेरा ख्याल है अब आपको घर जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है। कबीर ने उसे झिड़का, बकवास न करो, मतलब की बात पर आओ। वो इत्मीनान से बोला, इसी बकवास के लिए आपको जहमत दी है। कबीर दादा ने उसे डराया, शायद काफी दिनों से तुम्हें थप्पड़ नहीं पड़ा। पाशा खौफजदा हुए बगैर बोला, सच कहा, आज एक नहीं काफी थप्पड़ खाने का इरादा किए बैठा हूँ। कबीर दादा बिगड़ कर बोला, अगर सच में वही बकवास करना है तो मैं जा रहा हूँ। पाशा बोला, मैं बहुत परेशान हूँ दादा। वो बिल्कुल संजीदा था। कबीर दादा ने गोया हथियार डालते हुए कहा, अच्छा बको, क्या परेशानी है? पाशा बोला, वो खूबसूरत डायन आपको जाया कर देगी। कबीर दादा एक दहशत, खौफ और डर की अलामत है। कबीर दादा आहनी इरादे, चट्टानी हौसले और फौलादी अज़्म का नाम है।
कबीर दादा की शख्सियत, किरदार और सलाहियतों की एक दुनिया मौतरिफ है। आप एक छोकरी के पीछे उसे बदनाम न करें। यकीन माने अपने दुखी हैं और पराए हंस रहे हैं। दफा करें उसे, ठोकर लगाकर अपनी जिंदगी से दूर फेंकें। कबीर दादा के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई। बोला, बकवास अच्छी कर लेते हो मगर बेमकसद। पाशा ने कहा, जब आंखों पर किसी दिलरुबा के नौखेज हुस्न की पट्टी बंधी हो तो हमदर्दों की नसीहतें बकवास ही लगती हैं। कबीर बोला, मेरा ख्याल है शादी करने वाला मैं पहला गैंगस्टर नहीं हूँ। पाशा ने कहा, बिल्कुल सही, और मेरा एतराज आपके शादी करने पर बिल्कुल भी नहीं है। शादी दूसरे गैंगस्टर्स ने भी की है और थोड़ी बहुत रिवायती मोहब्बत भी उनमें मौजूद है, मगर उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने पांव की जूती को सर का ताज बना लिया हो। कबीर ने उसे डांट कर खामोश करना चाहा। इल्जाम पर इल्जाम धरे जा रहे हो बेगैरत आदमी। उसी वक्त एक मुलाजिम इजाजत मांग कर अंदर दाखिल हुआ और उनके सामने कॉफी के भरे मग रख कर सर झुकाए बाहर निकल गया। पाशा कॉफी का हल्का सा घूंट लेता हुआ बोला, ये सच है कबीर दादा, कल रात तकरीब में मेरी नजर आप दोनों पर ही थी। उस दोगली डाइन ने आपको अपनी बनावटी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए एक लम्हे के लिए भी आप पर से नजरें नहीं हटाई। यकीनन उसे किसी ने खूब पढ़ा लिखा कर आपके पास भेजा है और आप भी गाहे गाहे नजरें चुराकर उसकी दीद से आंखें ठंडी कर रहे थे। और फिर महफिल मौसीकी में जो मोहब्बत भरे पैगाम लिखे जा रहे थे, ऐसा तो हाई स्कूल के तलबा ही कर सकते हैं। और माफ करना, उस चुड़ैल के साथ तो चलें ये जचता भी है कि मेरे ख्याल में वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की तालिबा है। आप खुद को देखें, क्या इतने ऊंचे मकाम से नीचे उतरना आपको रवा था? कबीर दादा साफ गोई से बोला, कोई मोहब्बत भरी गुफ्तगू नहीं थी भाई। उसने मुझे घर चलने का कहा और मैंने उसे डांट दिया। पाशा बोला, एक छोकरी की इतनी हिम्मत के वो कबीर दादा को महफिल छोड़कर घर चलने का कहे, और एक बार भी नहीं बार बार पैगाम भेजे। दर्जन भर पैगामात की घंटियां तो मैंने गिनी थी। यकीनन आपकी तरफ से ढील थी, वरना वो ऐसी हरकत न करती। और एक दो मैसेज पढ़ने का तो मुझे इत्तेफाक भी हुआ। वो कोई नाचने गाने की बकवास कर रही थी और आप अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पा रहे थे। कबीर दादा चिढ़कर बोला, बेवकूफ आदमी, वो कम उम्र लड़की है, नादानी में ऐसी हरकतें कर गुजरती है। अब क्या उसकी पिटाई शुरू कर दूं? पाशा ने कहा, कम उम्र नादान लड़की नहीं, पूरी 420 है। अगर आपको तिगनी का नाच न नचाया तो मुझे पाशा नहीं खोता कहना। कबीर दादा ने कैका लगाया। बोला, पीठ पीछे तो अब भी यही कहता हूँ। पाशा ने कहा, फिर सामने भी कहना, बल्कि मैं अपना नाम ही यही रख लूंगा। कबीर ने उसे असल नाम से पुकारते हुए कहा, बहराम मेरी जान, बेवकूफों की सी बात न करो। ये परेशानियां और उलझनें अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे ना तो उस लड़की से मोहब्बत है और ना मैं अपने मकाम और जगह ही से नावाकिफ हूँ। पाशा को तसल्ली नहीं हुई थी। बोला, मुझे सबूत दरकार है। कबीर के लहजे में हैरानी थी। क्या सबूत चाहिए? पाशा बोला, शाहब कसूरी, अखलाक हुसैन, नौशाद आफरीदी और वो साला SP वगैरह हर दूसरे दिन नित नई लड़कियों के साथ रात गुजारते हैं और उनकी ये बेगैरतियां उनकी बीवियों से बिल्कुल भी छुपी हुई नहीं। पाशा सांस लेने के लिए रुका, मगर कबीर दादा से सब्र न हुआ। बेसाख्ता उसके होंठों से फिसला तो पाशा इत्मीनान से बोला, तो ये कि आप अपनी रोजमर्रा पर आ जाएं। हर दूसरे दिन आपकी ख्वाबगाह में नई लड़की होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे शादी से पहले किया करते थे। कबीर दादा ने मुंह बनाया। बोला, मेरी शादी को अरसा ही कितना हुआ है? पाशा बोला, 3 रातें। 3 रातें उस डाइन के साथ गुजार ली हैं, इतना काफी है। कबीर दादा ने अफसोस भरे अंदाज में दाएं बाएं सर हिलाते हुए कहा, किसी और लड़की के साथ रात गुजारने से क्या होगा? पाशा झट से बोला, मुझे यकीन आ जाएगा कि आप उस फ्रॉडन को इतनी अहमियत नहीं दे रहे और मेरे अंदेशे गलत हैं। कबीर दादा ने इस बात में सर हिलाते हुए जान छुड़ाई। बोला, ठीक है, जैसे ही मेरे मयार की कोई लड़की नजर आई तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी कर दूंगा। पाशा के होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। वादा? कबीर दादा झल्लाते हुए बोला, एक बार कह तो दिया है, अगर तुम्हारी नसीहतें इख्तिताम पजीर हो गई हों तो मैं वापस जाऊं? पाशा जेब से मोबाइल फोन निकालते हुए किसी को फोन करने लगा। बोला, 1 मिनट। पहली ही घंटी पर कॉल वसूल कर ली गई। शायद जिसे कॉल की गई थी वो इसी कॉल का मुंतजिर था। पाशा ने मुख्तसरन कहा, आ जाओ, और राब्ता मुनक़ता कर दिया। कबीर दादा ने हैरानी से पूछा, कौन है? मगर पाशा के जवाब देने से पहले दरवाजे को धकेलते हुए कोई अंदर दाखिल हुआ। आने वाली शख्सियत को देखते ही कबीर दादा गहरा सांस लेने पर मजबूर हो गया। उसका असल नाम तो कबीर दादा को मालूम नहीं था और ना उसने कभी जानने की कोशिश ही की थी। अलबत्ता वो निग्गी के नाम से मशहूर थी। शायद उसका असल नाम नगीना, नगीन, निघत या नगमा वगैरह होगा। चंद दिन कबीर दादा की मंजूर नजर भी रह चुकी थी। कबीर दादा ही की वसातत से उसे मॉडलिंग के शोबे में काफी आगे तक जाने का मौका मिला था और आजकल वो चोटी की मॉडल थी। कबीर दादा के बारे में उसके दिल में पसंदीदगी के गहरे जज्बात पोशीदा थे, जिन्हें जानने वालों के गोश गुजार करने में उसने कभी बुखल से काम नहीं लिया था। लेकिन उसके साथ उसे यह भी मालूम था कि कबीर दादा के लिए किसी एक लड़की का होकर रहना नामुमकिन है।
मगर अब पाशा की जबानी उसे जो खबर मिली थी, पाशा पर यकीन होते हुए भी इस खबर के बारे में वो शक में थी। कबीर दादा ने गुफ्तगू की इब्तिदा की। निग्गी तुम? पाशा से मुसाफा करते हुए वो कबीर दादा के करीब पहुंची। शुक्र है आपको मेरा नाम तो याद है। और उसके बड़े हुए हाथ को नजरअंदाज करते हुए उसके गले में बाहें डालकर बेबाकी से उसे चुमने लगी। उसे नरमी से दूर करते हुए कबीर दादा ने पूछा, कैसी हो? जाने क्यों उसे निग्गी की कुर्बत अच्छी न लगी। एकदम तनावुश का खुशबूदार और मुलायम वजूद उसकी आंखों के सामने लहराया। उसे यूं लगा जैसे वो उसे देख रही हो। निग्गी उचक कर मेज के कोने पर बैठते हुए बोली, बिल्कुल ठीक। पाशा ने जबान खोली, बोला, मेरा ख्याल है निग्गी की आमद की वजाहत करना जरूरी नहीं। कबीर दादा एकदम बेजार हो गया था। बोला, पाशा मेरे पास इन चोंचलों के लिए वक्त नहीं है। पाशा बोला, दादा ये वही निग्गी है जिसे छूने की बादाश में 3 थप्पड़ चेहरे पर और एक भरपूर लात मेरी तशरीफ पर लगी थी। कसम से उस दिन के बाद आज तक उससे मुसाफे के अलावा नहीं छुपाया। निग्गी ने भरपूर कहकहा लगाते हुए पाशा की तायद की, सच कह रहा है ये झूठा। कबीर बोला, पाशा थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? पाशा बोला, यही कि जैसे ही आपके म्यार की कोई लड़की नजर आई आप मेरी ये तमन्ना पूरी कर देंगे। कबीर ने कंधे उचकाए, तो बस ठीक है। निग्गी बेबाकी से उसे घूरते हुए बाजारी लहजे में बोली, आय हाय अब हम आपके म्यार से भी गिर चुके हैं। पाशा बोला, दादा हाँ या ना में जवाब दें। निग्गी सस्ती लड़की नहीं है। बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग इसके लिए तरसते हैं। ये तो बस आपकी मोहब्बत में दौड़ी चली आई है। निग्गी एकदम संजीदा होते हुए बोली, आजकल ये झूठा सच बोलने पर तुला हुआ है। कबीर दादा बेबसी से बोला, तो यूं तुम्हें चैन आएगा। पाशा ने भरपूर अंदाज में सर हिलाया। कबीर दादा ने बेजारी भरे लहजे में कहा, तो इस किस्म के और कितने सबूत देना पड़ेंगे? पाशा ने अज़्म जाहिर किया, हर दूसरे तीसरे दिन एक जलपरी आपकी ख्वाबगाह की जीनत बनाऊंगा, यहाँ तक कि वो डायन खुद ही कहीं दफा दफान हो जाए। कबीर बोला, खोते वो तेरे उस्ताद की बीवी है। पाशा ने नफी में सर हिलाया, मैं नहीं मानता। निग्गी ने चीखते हुए परेशानी का इजहार किया, हाँ आपकी बीवी? कबीर ने उसकी बात पर तवज्जो न दी। क्या नहीं मानते मुझे उस्ताद या उससे मेरी बीवी? पाशा बोला, क्या मेरी जिंदगी में ये मुमकिन है कि मैं आपको उस्ताद न मानने के बारे में सोच भी सकूं? कबीर दादा संजीदगी से बोला, दोबारा उसे गलत नाम से न पुकारना। वो जैसी भी है मगर इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखती है और बाकिरदार लड़की है। पाशा ने मुंह बनाया, ठीक है भाभी कह दिया करूं। कबीर बोला, रात 9 बजे मेरी कोठी पर आ जाना। निग्गी को कहते ही उसने बातचीत खत्म करने का ऐलान किया और उठकर बाहर की तरफ चल दिया। निग्गी और पाशा के चेहरे खुशी से खिल गए थे। निग्गी को वहीं बैठने का इशारा करके पाशा कबीर दादा को रुखसत करने बाहर निकल गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।